नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स और लेके हाजिर हैं हम अपना कार्यक्रम रियलिटी एंड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट की रियलिटी जानना कितना ज़रूरी है ये इसी कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको बताते हैं और हर बार एक नया टॉपिक, एक नया इशू लेके सामने आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम कॉलिंग भी लें, लेकिन इस बार हम कॉलिंग नहीं ले रहे हैं। हम एक सवाल ऐसा लेके आए हैं जो अक्सर सबके मन में, मेरे मन में भी कई बार आया जब मैंने एक एडवर्टाइजमेंट टीवी में या न्यूज़पेपर में या किसी मैगज़ीन में रियल एस्टेट की देखी, तो वहाँ नीचे अक्सर लिखा मिल जाता है कि 2.67 लाख सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना, आप इसका लाभ ले सकते हैं। और वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है एक आंखों में चमक ज़रूर आ जाती है, क्योंकि एवरी सिंगल रुपी इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, जब हम कुछ भी मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, तो जितनी सेविंग हो जाए उतना ही अच्छा है। पर क्या ये 2.67 लाख रुपीज़ मुझे कैश में मिलेगा, मेरी EMIs में एडजस्ट होगा, मेरे लोन में कम हो जाएगा, होगा क्या? इसका जवाब अक्सर बिल्डर्स दे नहीं पाते हैं, यानी कि गोलमोल हो जाता है। कई बार तो ये भी बता नहीं पाते हैं कि ये मिलेगा किसको, मिलेगा कैसे और मिलेगा कितना। ये सवाल ही रह जाते हैं। इसीलिए आज हम इसी पे खास कार्यक्रम लेके आए हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं हम अपने खास मेहमान, हमारे प्रॉपर्टी एडवाइज़र एंड गेस्ट। उनसे सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सुंदर स्कीम, जिसने लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचाया होगा, लेकिन एक भ्रम की स्थिति हमेशा रही है कि इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। सबसे पहले तो ये स्कीम है क्या? रोहित जी, ये जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि जो लोग आवास बनाना चाह रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी का पहला घर बनाना चाहते हैं, वो अगर वो घर बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और वो बैंक से लोन ले रहे हैं, तो बैंक के लोन का एक ख़ास अमाउंट का कुछ हिस्सा जो है ब्याज का, वो प्रधानमंत्री आवास योजना डिपार्टमेंट से पे किया जाता है। ब्याज का। अब इसमें जो सब्सिडी होती है वो ब्याज और लोन की अमाउंट और कितने समय के लिए लोन लिया है इसके ऊपर डिपेंड करती है। 2,67,000 रुपया जो है वो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम है। अगर आप 6 लाख रुपया लोन लेते हैं, 20 साल का टाइम है, तो आपकी जो और आप जो कैटेगरी है वो EWS में या LIG में आते हैं, तो आपको 2,67,000 रुपया सब्सिडी मिलेगी। अगर इसमें स्टेप बाय स्टेप हम अगर चलते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला था उसका थोड़ा सा जवाब तो आपने दे दिया कि अगर आपकी पहली प्रॉपर्टी है, तो अगर सर मतलब कि वाइफ और हस्बैंड इकट्ठे ले रहे हैं, ये ज्वाइंट है दोनों की, और वाइफ के नाम पे ऑलरेडी कोई प्लॉट या घर है और हस्बैंड के नाम, तो उनको भी मिलेगी? इसमें दोनों, अगर आप एक EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या LIG से बिलोंग करते हैं, इस दोनों कैटेगरी में जो आपकी इनकम है, अगर 0 से 3 लाख सालाना है तो आप EWS में हैं। अगर आपकी इनकम जो है साल की वो 3 से 6 लाख रुपया है तो आप LIG में हैं। इन दोनों कैटेगरीज़ में अगर आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर वो आपकी पहली प्रॉपर्टी है और उसमें किसी फीमेल का रजिस्ट्री में नाम होना ज़रूरी है, अगर रजिस्ट्री में नाम ज़रूरी है और आप अपनी ज़िंदगी की पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ही आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं। अदरवाइज नहीं। अगर कोई बैचलर है, लड़का है, वो ले रहा है तो नहीं। बैचलर अगर लड़का है, अगर वो अपनी मदर को शामिल कर लेता है तो वो एलिजिबल है। हाँ, बैचलर लड़की इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसने अभी अपनी फैमिली बनानी होती है। वो जब शादी के बाद जो अपने हस्बैंड के साथ को एप्लीकेंट बन सकती है। अनमैरिड लड़की इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अक्सर ये पॉइंट्स नहीं कोई बता पाता है, क्योंकि ये बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि जब आप पूरी उस योजना को पढ़ने अगर बैठेंगे ऑनलाइन भी, तब शायद आपको इसके बारे में पता चले, पर वो इतनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है कि अक्सर आमतौर पे पता चलता नहीं है। चलिए सर, अभी आपने 2 कैटेगरीज बताई, EWS और LIG। मैंने सुना है कि इसमें डिफरेंट अमाउंट्स हैं कि 2.67 लाख से लेके कहाँ तक जाती है, मतलब कम से कम कितनी मिलती है और किसको मिलती है? इसमें कम से कम आपको जो मिलेगी वो 2.30 यानी कि 2,30,000 रुपया, और ये मिलेगी किसको? जिसकी जो आमदन है 12 लाख से ऊपर है। अब अगर आपकी इनकम 6 लाख से 12 लाख तक है तो आप मिडिल इनकम ग्रुप में हैं, मीडियम सेगमेंट में हैं, MIG में हैं।
और अगर आपकी इनकम जो है 12 लाख से 18 लाख में है तो आप HIG में हैं, MIG 2 जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज में अगर आपकी इनकम 18 लाख से ऊपर है तो ये सब्सिडी आपको नहीं मिलने वाली। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा एक जो पॉइंट आपने बताया कि मान लीजिए आपने एक एग्जांपल दी थी कि 6 लाख का कोई लोन ले रहा है, तो अगर वो ये सोच रहा है कि मेरा 6 लाख का लोन -2.67 लाख हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो उसका ब्याज उसने देना उसमें एडजस्ट होगा। 6 लाख का जी लोन जो ले रहा है, अगर आप EWS में है, या ये यूँ समझ लीजिए अगर आपकी साल की इनकम 6 लाख से कम है, यानी कि अगर महीने की आपकी जो आमदन है वो 50,000 रुपये से कम है, तो आपको जो 6 लाख लोन ले रहे हो उसके ऊपर 6.5% का जो इंटरेस्ट है वो प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से पे किया जाएगा। अगर बैंक का जो इंटरेस्ट 9% है, मान लो आपने लोन लिया 12 लाख का, अब आपके 12 लाख में से 6 लाख का जो ब्याज है उसका 6.5% वो प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से आएगा। बाकी जो 6 लाख है उसका आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पूरा इंटरेस्ट। और सर ये टोटली मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने लोन ले लिया, इस योजना के लिए अप्लाई कर दिया और अब ये 2.67 लाख मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से आपके बैंक लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, आपको डायरेक्ट आपके खाते में नहीं आएगी। मतलब कि EMI में एडजस्ट होती जाएगी। हाँ, वो आपके प्रिंसिपल में से माइनस हो जाएगी। प्रिंसिपल में से माइनस हो जाएगी। प्रिंसिपल में से माइनस हो जाएगी और आपकी जो टोटल किस्तें हैं वो उतनी कम हो जाएंगी। चलिए, बहुत टेक्निकल पॉइंट जो अक्सर समझ में नहीं आता। शायद मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इसके बारे में पढ़ा होगा तो मुझे ऐसे ही लगा था कि जब हम लोन लेंगे और मेरे अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे, पर ऐसा है नहीं है। ये एडजस्टमेंट होगी और वो भी इंटरेस्ट पे, यानी कि ब्याज जो लगना है उस पर एडजस्टमेंट होगी। सर, अगला सवाल ये है कि अक्सर बिल्डर हम कहते हैं कि ये हम आपका करवा देंगे, ये हम करवा देंगे, लेकिन वो कहीं तामझाम और रजिस्ट्री और उन सभी चीज़ों के बीच में ये गुम होके रह जाता है। एक्चुअली प्रोसीजर क्या है इसको लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए? इसके लिए बिल्डर का कोई रोल नहीं है। ये या तो आपका बैंक अप्लाई करेगा या आप ऑनलाइन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो 100% कोशिश यही होती है कि बैंक ही अप्लाई कर दे, ताकि जाना तो बैंक के अकाउंट में ही है, तो बैंक अप्लाई कर। कई बार क्या होता है कि बैंक के स्टाफ शॉर्टेज की वजह से बैंक इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर आप बैंक ने नहीं अप्लाई करा तो आप खुद भी प्रधानमंत्री आवास योजना की जो साइट है उस पर जाकर सिटीजन चार्टर में अगर इसका लिंक दिया हुआ है उसके अंदर जाके आप खुद भी अपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, खुद नहीं कर सकते तो किसी भी कंसल्टेंट से आप करवा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। हाँ, और सर एक और पॉइंट, आपके पास काफ़ी डाटा मैं देख रहा हूँ पड़ा हुआ है, इस डाटा को अगर हम थोड़ा सा आपके ज़रिए समझना चाहें तो ये क्या है सर? ये बेसिकली जो सब्सिडी है ये उन लोगों के लिए है जिनकी आमदन कम है और घर नहीं है, वो अपना घर बनाना चाहते हैं, और अगर आमदन कम है तो उसको 100% लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब लोन लेने में सरकार कुछ सब्सिडी दे रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट के सिस्टम में, तो 6.5% जो EWS है या LIG है उनकी कैटेगरी को ये सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दे रही है। इसमें एक कैटेगरी में एक कंडीशन और भी है जो बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें जो आपका घर है वो अगर आप 3 लाख से कम आपकी तनख्वाह है साल की, यानी कि महीने का आपका ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास अगर आपका सैलरी है, तो आपका जो घर है वो 30 स्क्वायर मीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब 30 स्क्वायर मीटर, गज में हम कितना अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो? मीटर नॉर्मली ये इसको आप 9 से मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210 स्क्वायर फीट के आसपास के बन जाएगा, और 270 के आसपास इसका बन जाएगा। और इसको LIG में अगर हम जाते हैं तो ये 60 स्क्वायर मीटर है। तो इस कैटेगरी में अगर आपका घर का साइज़ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि फ़ीमेल का शामिल होना आपकी रजिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, पर अगर आपकी इनकम 6 लाख से ऊपर है तो अगर फीमेल नहीं भी शामिल होती तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर 6 लाख से ऊपर इनकम है तो आप अगर अकेले भी ले रहे हैं तब भी चलेगा? हाँ, अकेले भी चलेगा। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपका जो होना ही ज़रूरी है, जी बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर आपकी मंथ की जो इनकम है वो 50,000 से ज़्यादा है, 55,000 है, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी में फीमेल का नाम नहीं भी है तो भी ये सब्सिडी आपको मिलेगी। हाँ, पर मिलेगी कम मिलेगी। हाँ, उसमें मिलेगी कैसे? क्योंकि जो टोटल 6 लाख पे मिलना था, अगर 50,000 से कम सैलरी पे जो आपको बेनिफिट मिलना था वो 6 लाख लोन का 6.5% मिलना था। पर अगर 6 लाख से ऊपर आपकी आमदन है
50,000 से आपकी आमदन ऊपर है तो आपको 9 लाख के लोन का 4% मिलेगा। तो वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बनता है 2,35,000 रुपया। तो 2,35,000 आपको सब्सिडी मिलनी ही है, चाहे आपकी आमदन 50,000 से ऊपर है। और एक इसमें पॉइंट सर कि जो मेल और फीमेल रजिस्ट्री में शामिल रहेंगे, क्या ज़रूरी है कि वो हस्बैंड वाइफ ही हों? नहीं, ऐसी ज़रूरी नहीं है। इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो औरतों की जो भागीदारी है प्रॉपर्टी में जो उसे बढ़ाना होता है। इसमें आप अपनी मदर को भी शामिल कर सकते हैं। अगर वो भी अनमैरिड लड़का है अपनी मदर को भी शामिल करेगा, मैरिड लड़का भी मदर को शामिल करेगा तो भी ये सब्सिडी मिलेगी। और जो भी दो बंदे मेल और फीमेल रजिस्ट्री में जिसका नाम आ रहा है, क्या दोनों की ही फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए या एक की पहले से कोई है एक की नहीं है तब भी चलेगा, या दोनों की फर्स्ट? डिक्लेरेशन तो ये में तो यही है कि अगर आप दोनों इकट्ठे ले रहे हो तो दोनों की फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर पहले कोई प्रॉपर्टी है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं है। चलिए, ये भी एक पॉइंट हो गया कि अगर आपके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी है तो आप इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में एलिजिबल नहीं है। सर, अब एक गोल्डन क्वेश्चन जो अभी हाल ही में मैंने एक सुनी है ये बात कि अभी भी बिल्डर यही कहता है आप आइए और इस योजना का लाभ उठाइए, पर मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कि अब ये योजना जो है उसका वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, अब इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें आधी सच्चाई है, क्योंकि जो EWS और जो LIG है यानी कि 6 लाख से कम जो साल की आमदन है, 50,000 से कम साल की मंथ की जो आमदन है अगर किसी की है तो उसके लिए जो स्कीम है 2022 तक कंटिन्यू है। पर अगर आपकी इनकम 50,000 से ऊपर है मंथ की, 6 लाख से ऊपर है साल की, तो ये जो स्कीम थी 31/3/2020 तक ही थी। यानी इसी साल मार्च महीने 31 तारीख को वो समाप्त हो गई। बिल्कुल, मतलब LIG वालों के लिए। LIG वालों के लिए, हाँ। जी, अगर आपकी आमदन कम है तो ये कंटिन्यू है अभी 2022 तक। चलिए, एक और इसमें शंका का निवारण कीजिए। सपोज किसी ने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले मकान ले लिया है, लोन ले लिया है, लेकिन अभी उनको ये पता लग रहा है कि इस स्कीम का लाभ तो हम ले ही नहीं पाए, तो क्या वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं बैकडेट से? हाँ बिल्कुल। अब इसमें अप्लाई अगर बंदे ने पहले नहीं करा है, लोन लिया था बैंक की वजह से नहीं हो सका या कोई भी कारण था, अगर वो EW या S या LIG कैटेगरी में है, जो पहले हमने बात करी कि अगर उसकी मंथ की इनकम 50,000 से कम है या सालाना आमदन जो है 6 लाख से कम है, तो अभी उसका टाइम चल रहा है 31 मार्च 2022 तक वो इसको अप्लाई कर सकता है। अगर उसकी जो कैटेगरी EWS से ऊपर वाली है यानी कि 6 लाख से सालाना आमदन ज़्यादा है तो वो अब नहीं कर सकता, चाहे उसने पहले क्यों ना लिया हो। बिल्कुल। चलिए, ये भी एक बात है कि LIG यानी कि जिनकी की सालाना इनकम 6 लाख या उससे ज़्यादा है वो अब इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 31 मार्च 2020 तक ही उनके लिए लागू थी। लेकिन जिनकी 6 लाख से कम है यानी कि जो EWS में आते हैं वो अभी भी 2022 तक इस स्कीम का लाभ जो है वो ले सकते हैं। आप लंबे समय से प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। आप जब फील्ड में जाते थे या साइट पे जाते थे तो आपने कभी इस मुद्दे को लेके सवाल वहाँ पे तैरते देखे या लोगों के मन में ऐसी कई शंकाएं देखी होंगी? जब कोई बंदा किसी बिल्डर को फ़ोन करता है तो अगर वो EWS कैटेगरी में है, उसकी आमदन 50,000 से मंथली कम है, तो 100% उसका ये क्वेश्चन होता है कि क्या मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि उसके लिए ये पैसा बहुत मैटर करता है। हाँ, जहाँ प्रीमियम कैटेगरी के मकान हैं या प्रीमियम कैटेगरी के जो क्लाइंट्स हैं उनको ये चीज़ मैटर नहीं करती उनको। लेकिन जो EWS या LIG के बंदे हैं उनको तो ये बहुत मैटर करती है और उनका सवाल पहला होता ही यही है। तो ये सर एक और इसमें छोटा सा क्वेश्चन शायद मेरे माइंड में आ रहा है कि सपोज़ एक बंदा प्लॉट खरीद रहा है, एक केस, दूसरा केस एक बंदा बना बनाया विला या फ्लैट खरीद रहा है, क्या दोनों में ही ये लागू है? ये प्लॉट के ऊपर लागू नहीं है। अच्छा, अगर आप प्लॉट ले रहे हो तो नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि आवास का मतलब होता है जिसके अंदर आप रह सकते हैं। प्लॉट में आप आवास नहीं कर सकते। प्लॉट एक इन्वेस्टमेंट है, जब तब तक वो इन्वेस्टमेंट है जब तक उस पर आप घर बना के रहना नहीं शुरू कर देते। तो अगर आप प्लॉट ले रहे हैं उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन का लोन लेते हैं और उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब जो कंस्ट्रक्शन का लोन मिलेगा उसमें है एलिजिबल? हाँ बिल्कुल। प्लॉट में कोई एलिजिबल नहीं। बिल्कुल। और अब वैसे भी जो बैंकों ने आज की डेट में खाली प्लॉट पे लोन देना बहुत कम कर दिया है
ओनली 1-2% ही बैंक हैं जो आज की डेट में खाली प्लॉट के लिए लोन करते हैं, अदरवाइज सारे बैंक प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का ही लोन करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पैसा ना फंस जाए। बिल्कुल, बैंक का ये लॉजिक होता है कि देखो आपने जो लोन ले रहे हैं वो ले रहे हैं हाउसिंग लोन, लेकिन आपने प्लॉट ले लिया, करी तो आपने इन्वेस्टमेंट, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उस पर रिटर्न लेनी है, तो बैंक फिर आपको जो पर्सनल लोन है उसका इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं हाउसिंग कैटेगरी में और प्लॉट लेकर घर नहीं बनाते, अगर आप 6 महीने के अंदर घर नहीं बनाते, और कुछ बैंक ने इसमें जो लिबर्टी दे रखी है कि 2 साल में घर नहीं बनाते, तो अगर आप उस टाइम फ्रेम में घर नहीं बनाते तो बैंक जो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो हाउसिंग लोन का नहीं करेगा, वो पर्सनल लोन का करेगा। पर्सनल लोन का करेगा। आप सर काफ़ी डाटा पे और नियमों पे आज काम करके आए हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि और टफ से टफ क्वेश्चन आपके लिए निकालूं, क्योंकि जो मेरे मन में सवाल आ रहा है, हो सकता है जो इस वक्त लोग टीवी पे या ऑनलाइन के ज़रिए हमें देख रहे हैं उनके मन में भी वही सवाल हो, क्योंकि हम ट्राई सिटी में रहते हैं और यहाँ पे एक फैशन है सर, शॉप कम फ्लैट, SCF। तो शॉप कम फ्लैट के लिए अगर कोई लोन ले रहा है, क्या उसमें ये मिलेगी? क्योंकि वहाँ तो कमर्शियल तो है ही, लेकिन आप ऊपर रहने के लिए भी तो बना रहे हैं या पीछे एक हाफ में बना रहे हैं, तो क्या उनको इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल, अगर उसमें रेजिडेंस शामिल है, अगर आप खाली शॉप लिया आपने और बनाई नहीं ऊपर, तो रेजिडेंस नहीं बना आपका। अगर आपने SCF शॉप कम फ्लैट लिया और ऊपर आपने घर बनाया और जो आपने मैप अप्रूव कराया उसमें भी आपने SCF का ही मैप अप्रूव कराया और बना दिया, और जब बना दिया तो आपको 100% इस पर जो सब्सिडी है वो मिलेगी। अच्छा, SCF में भी मिलेगी? लेकिन आपका घर बनना चाहिए, घर बनना चाहिए। हाँ, खाली शॉप पे नहीं मिलेगी। खाली शॉप पे नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, क्योंकि मैं अक्सर यही सोच रहा था, क्योंकि ट्राई सिटी में चाहे वो मोहाली हो या चंडीगढ़ हो या पंचकुला, यहाँ पे एक ट्रेंड है SCF का, क्योंकि SCF को लोग इसलिए फॉलो करते हैं कि वहाँ उनको रोज़गार और रहने की जगह दोनों मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपका जो कमर्शियल जितना आप पे खर्च कर रहे हो उस पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उस पर घर बना रहे हो और नक्शे में अप्रूव है और लोन के समय आप वो साथ में वहाँ पे लगाते हो, तो डेफिनेटली इस योजना का लाभ आपको मिल सकता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो अब जैसे आपने बताया कि ये डिसकंटिन्यू हो गई है एक सेक्शन के लिए 2020 से, तो आपको लगता है कि आगे भी ऐसी योजना सरकार लाने की तैयारी में है या बेटर और रिफाइंड वे में लाने की तैयारी में, इसीलिए शायद डिसकंटिन्यू की गई है? इसमें बहुत सारे क्लेम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहुत सारे बैंकों ने जैसे सब्सिडी के लिए अप्लाई करा था लेकिन उनको अभी मिली नहीं। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमने जी अप्लाई करी थी लेकिन हमें मिली नहीं। उसका क्या हाल है? उसका क्या हाल है? उसमें डेफिशिएंसी होती है कोई ना कोई, ज़रूर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है, वो क्योंकि बैंक ने अप्लाई करे होते हैं, शायद वो कम हो जाते हैं, उसका फॉलोअप नहीं लिया जाता। अगर आप खुद अप्लाई करेंगे और आपको अपनी मेल ID देंगे तो आपको जो रिजेक्शंस होंगी वो आपकी मेल ID पे आएंगी, तो आप उसका फॉलोअप लेकर उसको जो रिजेक्शंस को दूर कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ पॉइंट्स आते होते हैं, एलिजिबल नहीं है, जैसे हमने बताया कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाए, या आपका जो स्क्वायर मीटर का जो कैटेगरी थी आप उसको ज़्यादा, आपका जो प्लॉट आपने या जो कोठी या फ्लैट लिया था उसका एरिया ज़्यादा बढ़ गया तो उसमें आप एलिजिबल नहीं थे। तो इन चीज़ों की वजह से भी जो आपकी रिजेक्शन हो सकती है। शो आप देख रहे हैं रियलिटी एंड रियल स्टेट, और लगातार स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है, उसके आगे व्हाट्सएप का साइन है, यानी कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टी को लेके तो आप उस पर हमें अपने सवाल जो हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेल ID फ्लैश होता है लगातार, आप हमें मेल के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा कॉलिंग शो है जो हम लगातार अपने चैनल पे करते हैं, उसके ज़रिए जब हम लाइव होते हैं तो भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं सर, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये इंटरनेशनल लेवल पे है, वर्ल्ड वाइड है, बहुत सारे NRIs भी देख रहे होंगे। यहाँ ऐसा कोई टेक्निकल पेज है कि NRI इसको क्लेम नहीं कर सकता? ऐसा तो कुछ नहीं है। NRI जब तक उसके पास इंडियन पासपोर्ट है तब तक उसको ये सब्सिडी वो क्लेम कर सकता है। जब उसके पास इंडियन पासपोर्ट ना हो और उस जिस कंट्री में वो रह रहा है उसको वहाँ की PR मिल जाए, वहाँ का पासपोर्ट उसको मिल जाए, फिर वो ये सब्सिडी क्लेम नहीं कर सकता। सब्सिडी क्लेम नहीं कर सकता। और वैसे भी वो जो उसकी कैटेगरी आएगी इनकम की, वो हायर कैटेगरी में आएगा, उसको सब्सिडी कम मिलेगी और शायद ज़रूरत भी ना हो। अब इसमें एक चीज़ बहुत से लोगों का मन में ऐसे सवाल होता है कि सर हमारा तो अप्लाई नहीं हो पाया, तो हम हमारी जो वेबसाइट है propertyupdates.co.in, अगर आप इस पे जाएं और वहाँ पे आप हमें अपना जो हमारा जो नंबर है उस पर कॉल करके अगर आप अपनी जो सब्सिडी है अप्लाई करवाना चाहें तो हमारा जो स्टाफ है वो आपकी सब्सिडी अप्लाई करवा भी देगा।
चलिए, रियलिटी एंड रियल स्टेट इस शो को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? बहुत सारे शोज़ हमारे चैनल पे आप देखते हैं, किसी में हम लेविश लिविंग दिखाते हैं, किसी में अफोर्डेबल हाउसिंग दिखाते हैं, कहीं पे हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं। इस शो की ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि माना ऐसा जाता है कि रियलिटी जो है वो रियल एस्टेट में काफ़ी कम है, यानी कि जो दिख रहे हैं सब्ज़ बाग वो कई बार बाद में नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए हमने इस शो को बनाया है। और सर, क्लोजिंग पे हम धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं ये आपसे कहूँ कि टिप्स अगर आप सबको देना चाहें, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ऐसी कौन सी 3 मेन चीज़ें हैं जो आप बीइंग एडवाइज़र या कंसल्टेंट कहेंगे कि भाई आप इसका ज़रूर ध्यान रखिए ताकि आप ठगे ना जाओ? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि क्या जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं क्या वो अप्रूव्ड है। बहुत से बिल्डर आपको बोलेंगे कि अभी हमने ये हमारी अप्रूव्ड है, पर आप जब उनसे बोलेंगे कि जो आपने प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जो कॉलोनी जिस कॉलोनी में वो प्रॉपर्टी है उसका अप्रूव्ड लेआउट क्या आपके पास है, अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे और बिल्डर आपको अप्रूव्ड लेआउट प्रोवाइड कर देता है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो जब हम फ्लैट ले रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेकर होता है कि हम जो हमारी जो फ्लैट में जो ईंटें लगी हैं या जो मटेरियल लगा है वो किस क्वालिटी का लगा हुआ है। अगर एक रॉ फ्लैट आपके सामने कोई बना हुआ है, अगर आप वो देख सकते हैं तो इन सवालों का जो आपका डाउट है वो आपको ठीक उसका हल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है, क्योंकि जब उसको प्लास्टर हो जाता है या पेंट हो जाता है तो उसके अंदर जो ईंट लगी है वो आप विजिबल नहीं हो पाती। तो अगर आपको कोई सैंपल फ्लैट जो आप देख रहे हैं उसके अलावा आपको कोई स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाए तो वो भी आपको जरूर देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी बात जो है वो ये है कि जो एक सबसे समस्या आती है बाद में जब आप घर बना के रहना शुरू होते हैं, वो आती है सीवरेज की। तो जिस सोसाइटी में आप घर लेने जा रहे हैं उसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है, लगा है या नहीं लगा है, उसका जो लोकेलिटी का जो उस एरिया का जो सरकार का सीवरेज होता है क्या उसके साथ उसका कनेक्शन है कि नहीं? अगर नहीं है तो वो जो टेम्परेरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया होगा उसको आपको खाली करवाना पड़ेगा इन फ्यूचर में डेली पैसे देकर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी सोसाइटियों में ये समस्या है और वहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो बहुत परेशान हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल अपील करूँगा कि जब भी आपने कोई फ्लैट देखना है या कोई कोठी देखनी है या कोई प्लॉट देखना है तो उस सोसाइटी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूर देखें और ये भी देखें कि क्या वो किसी सरकारी सीवरेज की जो लाइन से कनेक्टेड है या नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत सारे पॉइंट्स आपने हमें बताया और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपने हमें खुल के और विस्तार से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी अपडेट्स एक ऐसा चैनल जो आपको हर तरह से वर्ल्ड लेवल पे ना सिर्फ प्रॉपर्टी से जोड़ता है, रियल एस्टेट से जोड़ता है, बल्कि हमारा जो नया शो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें हम आपको बताते हैं वर्ल्ड वाइड क्या अवेलेबल हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आप भारत में बैठे हैं तो बाहर कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एनआरआईज जो बाहर बैठे हैं उनके लिए भारत में क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम आपको बताते हैं। और भी बहुत सारे शोज़ और आपके मेल्स जो लगातार आते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक, आप इतना प्यार प्रॉपर्टी अपडेट्स को दे रहे हैं, इतना विश्वास हमारे पे जता रहे हैं। हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि आगे जो आने वाले हमारे शोज़ हैं, जैसे हमारा एक शो है जो हम बिल्कुल साइट पे जाके प्रॉपर्टी की लाइव रिपोर्टिंग वहाँ पे करते हैं और आपको बताते हैं कि ज़मीनी हकीकत इस प्रोजेक्ट की है क्या है, वहाँ से हम आपको बताते हैं। और भी इस तरह के बहुत सारे शोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।